हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उनके ऑफिस से संबंधित जो वेरियस प्रोविजंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उनके पास क्या पावर्स हैं, और कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कभी किसी तरह की संवैधानिक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है या उनका पर्सनल कोई भी इशू होता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से हटाए जा सकते हैं और या किस प्रकार से वो रिजाइन कर सकते हैं अपने पोस्ट से। तो शुरू करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 से 71, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही आर्टिकल 63 से 71 तक जो वाइस प्रेसिडेंट के रोल, उनके इलेक्शंस किस प्रकार से होंगे, उनको क्या पावर्स दिए गए हैं और किस प्रकार से उनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है या वो खुद किस प्रकार से अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल 63 से 71 तक दिया गया है। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो यह ऑफिस दूसरे नंबर पे आता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो सेकंड हाईएस्ट होता है। तो सवाल यह है कि फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट पे आते हैं देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले नंबर पे आते हैं और दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आता है। तो मतलब सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का है। अब जो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया। वैसे तो कई सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है वह यूएस से लिया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल है कि राष्ट्रपति होंगे और उसके नीचे उपराष्ट्रपति होंगे, तो वहीं से हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का मॉडल लिया गया है। बट यह एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन यह एग्जैक्टली जो है यूएसए की तरह सेम नहीं है, बहुत सारे अंतर हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसको। अब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है या जो उसके लिए कंटेस्ट करना चाह रहा है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने के लिए, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, इसको होल्ड करने के लिए सिटीजन होना जरूरी है। इंडिया का मतलब देश का नागरिक जो होगा वही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर सकता है या उस ऑफिस में जा सकता है। तो सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि कम से कम 35 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, मतलब एज 35 ईयर्स होना चाहिए। राष्ट्रपति में भी यही था। और एक खास कंडीशन यहाँ पर यह है कि राज्यसभा मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए कंडीशन था कि उनका लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए एक योग्यता यह भी थी कि उनका लोकसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात वाइस प्रेसिडेंट की कर रहे हैं तो इनके केस में राज्यसभा मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। आप इसको ध्यान रखेंगे, यह कई बार पूछा गया है। और वो सारे ऑप्शन के साथ ये जरूर दे देगा कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना जरूरी है या फिर लोकसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर प्रेसिडेंट का पूछता है तो लोकसभा के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट का पूछता है तो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर्स, ये दोनों तो कॉमन ही है दोनों के केस में। बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर है, उस पर अपॉइंट होने के लिए व्यक्ति को किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। मतलब वो कोई भी ऐसा पोस्ट होल्ड ना करता हो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन में आता हो। तो यह एक जनरल कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन यही है, लोकसभा का मेंबरशिप और राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होना। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गवर्नमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो सारे आते हैं। सरकार के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है
तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एग्जम्पशन में आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ही है, कोई व्यक्ति गवर्नर है, कोई मिनिस्टर है, अगर इस तरह के किसी भी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, खास करके ये 4 पोस्ट आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और मिनिस्टर्स, यह सभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति इन पोस्ट को होल्ड कर रहा है और फिर अगले किसी पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन में, तो उसको यह माना जाएगा कि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वह चुन लिया जाता है तो उस केस में उसको अपने इस पुराने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो इसका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, दोनों ही केस में इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब है कि जो पीपल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट कौन करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आते हैं? एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, या लोकल बॉडीज के चुने हुए लोग आते हैं। लेकिन जब बात होगी कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एमपीज पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि राष्ट्रपति में जब हम देख रहे थे तो एमपी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और एमएलए भी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो इलेक्शन प्रोसीजर है उपराष्ट्रपति के लिए वह इनडायरेक्ट होगा। और कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? तो जो भी एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के। यहाँ एक खास बात यह भी देखना है कि इसमें सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। जबकि जब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन की, तो वहाँ नॉमिनेटेड मेंबर जितने भी थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्शन तो इनडायरेक्ट है, लेकिन सिर्फ एमपीज पार्टिसिपेट करेंगे, एमएलए का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और एमपीज में सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। हम जानते हैं कि लोकसभा में तो अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये जो 12 मेंबर हैं, इसमें से जो भी तभी मेंबरशिप में हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में। तो स्टेट असेंबली का तो रोल ही नहीं रहा, क्योंकि एमएलए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से। ये वही प्रोसीजर हो गया जिस प्रकार से राष्ट्रपति में होता है, सेम उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, और सीक्रेट बैलेट सिस्टम से भी होगा। तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, बस ध्यान ये रखिएगा कि इसमें एमएलए इंक्लूडेड नहीं है और एमपीज में नॉमिनेटेड भी इंक्लूडेड हैं। तो ये 2 खास करके याद रखेंगे आप कि एमएलए इंक्लूडेड नहीं है और एमपीज इंक्लूडेड है, और उसमें सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर कभी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है चुनाव से संबंधित, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हम देख चुके हैं कि चाहे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, दोनों ही केस में विवाद का निपटारा, जो डिस्प्यूट होगा उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब नॉमिनेशन तो कोई भी फाइल करने जा सकता है, और इससे क्या होगा कि कई सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए एक व्यवस्था ये दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए उसको 20 एमपी को एज ए प्रपोजर बनाना पड़ेगा और 20 एमपी को एज ए सेकेंडर। कुल मिलाकर उसको 40 एमपी का सपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा शुरू में। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कम से कम 40 व्यक्ति का सपोर्ट है, जिसमें से 20 उसके प्रपोजर बन रहे हैं और 20 उसके सेकेंडर बन रहे हैं, तभी वह नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, और 15,000 रुपये का एक डिपॉजिट भी करना पड़ता है। अगर वह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और उसको उपराष्ट्रपति के पोस्ट संभालना है, तो उससे पहले उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? ओथ दिलाते हैं उनके ऑफिस का, और शपथ लेने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है
तो उसके ऑफिस का टर्म कंडीशन क्या होगा, कितने समय तक वह उपराष्ट्रपति रहेंगे, किस केस में वो अपने पोस्ट से हटाए जा सकते हैं या किस केस में वो अपने पोस्ट से स्वयं हट सकते हैं। तो एक बार चुनाव जीतने के बाद जो उनका टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें लगभग सभी ऑफिस 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इनका भी टेन्योर 5 ईयर्स का है। और एक बार चुनाव होने के बाद वो तब तक अपने पोस्ट पर होते हैं जब तक कि उनके बाद उनका सक्सेसर चार्ज एज्यूम नहीं कर लेता है। मतलब वो पोस्ट पे बने रहेंगे, जब अगला इलेक्शन होगा अगर वो कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कंटेस्ट कर रहा है, तो वो जब शपथ लेके आ जाएगा तब ये अपना पोस्ट छोड़ देंगे। और कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है और उतनी बार इस पोस्ट पर रह सकता है। कोई व्यक्ति चाहे अगर वो बार बार जीत सकता है, जीत रहा है 2 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार वो जीत सकता है वो उपराष्ट्रपति बन के रह सकता है। और जब कभी भी उनको रिजाइन करना होगा, अपना पोस्ट मान लीजिए उनको छोड़ना है किसी भी वजह से, अपना उनका पर्सनल ग्राउंड हो सकता है, उनका हेल्थ ग्राउंड हो सकता है, तो इन किसी भी केस में अगर वो अपना पोस्ट छोड़ना चाहते हैं तो वो रेजिग्नेशन भेज देंगे किनको, प्रेसिडेंट को। अगर वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भेजते हैं तो वो अपने पोस्ट से हटे हुए, अगर प्रेसिडेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भेजे, अगर प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो उस दिन से अपने पोस्ट से विरमित माने जाएंगे। अब बात आती है कि ये तो हुआ कि वो खुद से अपना पोस्ट छोड़ रहे थे, लेकिन अगर किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या होगा। तो रिमूवल के लिए यह कंडीशन है कि जब भी किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है उस केस में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा को। यहाँ ध्यान देंगे कि रिजोल्यूशन राज्यसभा को पास करना है, ना कि लोकसभा को। रिजोल्यूशन कहाँ आएगा, राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा उस रिजोल्यूशन को पास करती है तो उसी रिजोल्यूशन पे लोकसभा को एग्री करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो रिजोल्यूशन आ रहा है उसके लिए मेजोरिटी क्या चाहिए। तो राज्यसभा में जब रिजोल्यूशन आएगा तो वहाँ चाहिए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ऑल द देन मेंबर्स का क्या मतलब है, मान लीजिए उस समय राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ, टोटल जो एमपी की संख्या है वो मान लीजिए 240 है, कुछ सीट वैकेंट है, तो अब 240 तो स्ट्रेंथ हो गई उस समय की, तो यहाँ पर 120 इसका आधा प्लस 1, यह हो जाएगा इनका मेजोरिटी। अगर मान लीजिए उस समय मात्र 230 सीट ही भरे हुए थे, बाकी खाली थे, तो 115 प्लस 1, तो ये हो गया मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब जो उस समय राज्यसभा में सदस्य थे। इससे ये मतलब नहीं है कि उस समय सदन में कितने थे, नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए रिजोल्यूशन लाने वक्त सदन में 200 मेंबर ही अवेलेबल थे, तो भी इनको अगर 240 टोटल स्ट्रेंथ है तो 121 ही लाना पड़ेगा, और अगर 230 स्ट्रेंथ है तो 116 लाना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वोटिंग के वक्त कितने मेंबर थे, अवेलेबल थे। तो राज्यसभा को ऑल द मेंबर्स की मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और जब लोकसभा इसको एग्री करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना है। अब जब दोनों ही जगह से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस दिन से उपराष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त समझे जाएंगे। लेकिन इस रिजोल्यूशन को लाने के लिए 14 दिन की एडवांस नोटिस देना मैंडेटरी है। यहाँ ध्यान रखेंगे जब कभी भी राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को हटाने की कोई भी प्रक्रिया आती है वहाँ 14 दिन का नोटिस जरूरी है, और इनको हटाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस केस में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किस केस में क्या किया जा सकता है। यह कुल मिलाकर राज्यसभा पे है कि अगर कभी उनको ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सरकार के अगेंस्ट है या जो कुछ भी, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो अपना एक रिजोल्यूशन ला सकते हैं। कोई स्पेसिफिक ग्राउंड तो है नहीं, तो वो अपना एक रिजोल्यूशन लाएंगे। अगर रिजोल्यूशन पास होता है तो लोकसभा में चला जाएगा और राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, और अगर लोकसभा भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसी दिन से उपराष्ट्रपति पदमुक्त समझे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो पूरा उपराष्ट्रपति का हमने देखा कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से वो अपना पोस्ट छोड़ेंगे। अब एक बात ये आता है कि उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट बनाया गया उनको मेन काम क्या दिया गया है, क्यों इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था।
तो उपराष्ट्रपति के पास जो मेन है काम वह है कि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। हम लोग जानते हैं लोकसभा में स्पीकर होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं और काम क्या है इनका? प्रिसाइड करना। जो लोकसभा के सेशंस होते हैं, संसद के सत्र होते हैं लोकसभा के, उसमें सदन की अध्यक्षता करते हैं, उनका अध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा के चेयरमैन राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो उपराष्ट्रपति मेनली राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मेन काम इनके पास यही है। लेकिन अगर कभी प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है, मतलब हो सकता है प्रेसिडेंट जो उस समय रहे हों उनकी अचानक डेथ हो गई हो, या प्रेसिडेंट ने अचानक रिजाइन कर दिया हो किसी भी वजह से, तो इस केस में जब वैकेंसी क्रिएट होगी उस केस में एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो टेम्प्ररी इंटरवल आता है कि प्रेसिडेंट अभी थे और अब नहीं है, तो ये इंटरवल क्रिएट ना हो, क्योंकि देश का हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो इस हाईएस्ट ऑफिस में कभी भी एक वैकेंसी क्रिएट ना हो। इसलिए जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो टेम्प्ररी के रूप में वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। और जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं तो मैक्सिमम 6 मंथ तक ही कर सकते हैं। तो जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे तो मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकते हैं, और इस 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना मैंडेटरी है। इस 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना मैंडेटरी है। अब एक केस ये आता है कि अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? तो जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे उस केस में डिप्टी चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा को, वो प्रिसाइड करेंगे राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, क्योंकि वो एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट का काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना नहीं है, वो काम उपराष्ट्रपति का है। और चूंकि उपराष्ट्रपति अभी प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए राज्यसभा की अध्यक्षता का काम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन संभालेंगे। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में सारा प्रोविज़न जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।